तो बड़ी मुश्किलों के बाद अपन फाइनली पहुंच चुके हैं नीजर, विच इज़ वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और ये अफ्रीका की सेकंड लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री भी है। एंड दिस कंट्री हैज़ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड। ऑन एन एवरेज यहाँ पे एक औरत के 7 बच्चे होते हैं। आज़ादी के बाद से इस देश में अब तक 5 बार तख्ता पलट या कू हो चुका है, और सबसे रिसेंट जो कू या तख्ता पलट था वो अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ है, और अभी तक भी यहाँ पे एक नॉर्मल सरकार फॉर्म नहीं हो पाई है। मुझे खुद को समझ में नहीं आने लग रहा कि मैं इस देश में क्यों आया। यहाँ पे मेरे अलावा और कोई भी टूरिस्ट नहीं है। एयरपोर्ट पे भी इकलौता मैं टूरिस्ट था। ये देश इतना गर्म है कि पूरी दुनिया के सबसे गर्म देशों में से आता है। हर जगह मिट्टी और रेगिस्तान है, और इसी वजह से इस देश को फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो से। वेस्ट अफ्रीका में से फिलहाल मैं हूं बेनिन, और अभी मेरी फ्लाइट है एक और नई कंट्री की, जिस कंट्री का नाम है नीजर। जी हाँ, आपने नाम नहीं सुना हो। कंट्री के बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ। दरअसल मेरी फ्लाइट है अभी से सिर्फ 1.5 घंटा बाद, और ये कोई डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, और सब कुछ होगा इमिग्रेशन सिक्योरिटी 1.5 घंटा बाद एयरपोर्ट से मेरी फ्लाइट। और मैं एयरपोर्ट में भी नहीं, अभी घर से निकला हूँ। अभी आपको बताता हूँ सारी कहानी। जल्दी से बैग रखता हूँ एक बार गाड़ी में। तो उतर के जस्ट अभी फ्लाइट से नीचे आया हूँ। रुका हुआ मैं कहा था, आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी हो तो शायद पता होगा। ये है मनीष भाई झारखंड से, और वो है हितांशु भाई दिल्ली से। भाई मेरे को मिले थे जिम में, मेरी इनसे दोस्ती होगी। मैं एयरबीएनबी से अपार्टमेंट लेकर रुका था। ये बोले कि चलो हमारे घर रुको, तो इनके पास रुका था। अब फाइनली वक्त आ गया। 1 हफ्ता बिताया मैंने बेनिन में, जो कि काफी मजेदार रहा। बेनिन मेरी अभी तक की फेवरेट फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। जी हाँ, फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज मेरे को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती, पर बेनिन मेरे को काफी अच्छी लगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों की वजह से एक्सपीरियंस ज्यादा चेंज होते हैं, एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं। एक जो दोस्त था मेरा जॉन पॉल, पिछली वीडियो में मदद कर रहा था, साथ में उसने मेरे को घुमाया भी। वो यहाँ पे इंग्लिश टीचर और गाइड है। सुबह 8 बजे वो आया स्पेशली मेरे को सी ऑफ करने के लिए, और एक टी शर्ट भी गिफ्ट दे गया। फिलहाल वक्त हुआ है 9:31। 11 बजे की मेरी फ्लाइट है यहाँ से नीजर की। अब नीजर गया है नीजर। आप नाइजीरिया के साथ कंफ्यूज मत करना। नीजर एक अलग कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में, कंप्लीटली लैंडलॉक्ड कंट्री है, बिल्कुल रेगिस्तान है। और अफ्रीका की सबसे सहारा रेगिस्तान है, सबसे सहारन कंट्री की अगर हम बात करें तो वो मोरिटानिया नीजर ही होगी। जी हाँ, मोरिटानिया थोड़ा ज्यादा कह सकते हो, जिधर अपन पहले गए थे। उसके बाद देखा जाए तो नीजर ही है। 95% ऑफ द पॉपुलेशन नीजर की साउथ में रहती है। रेगिस्तान है सारा। नीजर के साउथ ईस्ट में तो पड़ता है टेनेरी डेजर्ट, जो कि सारा डेजर्ट का ही एक पार्ट है। पर एनीवे, यहाँ से मेरी फ्लाइट है लोमे की। पहले स्काई एयरलाइन से, आपने देखा हो पिछली वीडियोज में, सेनेगल में जो अपन थे उस एयरलाइन से 2 बार शायद फ्लाई कर चुके, 2 या 3 बार। लोमे से फिर है शायद इथोपियन एयरलाइंस नियामे की, जो कि नीजर की कैपिटल सिटी है। ये राइट में जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ऊंची लंबी सी, सारा कैश इस देश का बेनिन का यहीं पे आता है मोस्टली। थोड़ी छुप गई, इनका आरबीआई लगा लो एक तरह से, जैसे अपने आरबीआई है ना। ये सामने इनका पोर्ट है, और ये शुरू हो गया अभी इनकी मेन रोड। जी हाँ, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, थोड़े ग्लिम्सेस मैंने दिखाए थे इस सड़क के। 8 लेन रोड है, हालांकि स्पीड लिमिट सिर्फ 50 है इसकी, तो हमें बिल्कुल रेंगते हुए चलना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस भी यहाँ खड़ी मिलती है और स्पीड चेक बहुत करती है। और ये इनका पोर्ट है पूरा लेफ्ट में, अभी आप देखना। हालांकि हम बहुत लेट निकले एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि ये लोग मेरे को बोले चिंता ना करो, आराम से पहुंच जाएंगे, और शायद इतनी भीड़ भी ना मिले। बेस्ट बात यह है कि इनका एयरपोर्ट सिटी में ही है, दूर नहीं जाना पड़ता, और 10-15 मिनट का रास्ता ही है सिटी में। और कुतनू इतना बड़ा शहर भी नहीं है, हालांकि ऑफिशियल कैपिटल तो पोर्ट नोवो है इधर की, पर सारी चीजें कुतनू में ही है, बेनिन में। लेफ्ट में इनकी ग्राफिटी वॉल है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी ग्राफिटी वॉल मानी जाती है, और वर्ल्ड में भी टॉप 3, 4, 5 में आती है। ये अब लेफ्ट में आ गया इनका दाहोमे किंगडम के जो वॉरियर्स होते थे, आमतौर पे औरतें होती थी, उनमें से एक किसी वॉरियर का स्टैचू। ये भी काफी पॉपुलर लैंडमार्क है इधर। इसी रोड पे चल रहे हैं अभी हम, सारी चीजें इधर ही है, अभी देखना आप। अब राइट में जो आप यूएस का झंडा देख पा रहे हो, उधर है यूएस एम्बेसी। लेफ्ट साइड में होटल है, मेरे ख्याल से सोफिटेल है, गोल्डन ट्यूलिप होटल है लेफ्ट में। ये बहुत बड़ा होटल है ये भी, देखना। लेकिन राइट टाइम अपन वेस्ट अफ्रीका में है ना, देखना कैसी रोड है, कितनी चौड़ी खुली। और ये रोड तो बहुत ही जबरदस्त है भाई। ये देखो, अभी ये आ गई एम्बेसी, झंडा आप देख पा रहे होगे यूएस की। ये जो होटल है सोफिटेल, इनके प्रेसिडेंट ने, बेनिन के प्रेसिडेंट ने बनवाया। और देखना भाई कितना मैसिव है। ये यहाँ से शुरू है अभी होटल, और अफ्रीका में हम, देखना। अभी ये सारा होटल ही चल रहा है, और आगे भी चलेगा कुछ दूरी तक। भाई ये लेफ्ट में कुछ और बिल्डिंग्स, और शायद हमें इधर से मुड़ना है राइट। ये जो गोल चक्कर है इसी रोड, ये देखो एक ये सुपरमार्केट, येरेवान नाम से, येरेवान अर्मेनिया कैपिटल है, शायद अर्मेनियन बंदे का ये है। अब इधर से अपन आगे राइट, इधर ही कुछ इनके नाइट क्लब्स वगैरह है, कैफेज है।
और इसी रोड पे लेकिन अगर अपन आगे जाते हैं ना उस साइड, तो लेफ्ट साइड में पड़ता है बीच, उस रोड पे आगे पड़ता है फिदरोसे बीच। और भाई बीच के सारे ना खूब सारे पेड़ लगे हुए और काफी सुंदर है। और वहाँ पे लोग देते हैं चटाई, चटाई लो और वहाँ बिछा के सो जाओ, आराम करो। कितने सेफाई देते हैं आमतौर पे चटाई, पता हो तो? 500 सेफा, यानी इंडिया के कितने हो गए? 70 रुपए में चटाई मिलेगी, वहाँ बिछा के सो। और एक प्लेन पड़ा है अबैंडन्ड, उस अबैंडन्ड प्लेन में बार बना रखे हैं। मतलब ये इलाका ना बहुत ही जबरदस्त है इस देश का। ये देखो राउंड अबाउट से सारे कितने मॉडर्न डेवलप्ड है सारी चीजें। इधर है स्पीड लिमिट 30 की, ये देखो किलोमीटर्स पर आवर या माइल्स पर आवर है, किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ ये गोल चक्कर आ गया, एयरपोर्ट के बहुत नजदीक आ गए अब हम। रोज हम ऐसे इन्हीं सड़कों पे आते थे, पिछले 2-3 साल में हुई है मेन डेवलपमेंट जो हुई है। अब जहाँ हम जाएंगे वो जगह एक तरह से इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इस इलाके के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि निजर बिल्कुल ही रेगिस्तान है। सामने आ गया एयरपोर्ट अपना। बाय ब्रदर, बाय 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 बाय। हिमांशु भाई और मनीष, हितांशु भाई और मनीष भाई का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलो भाई चलते यार, थैंक यू भाई। मिलते हैं फिर कभी, दिल्ली में पड़ोसी है वैसे, तुम दिल्ली में नज़दीक ही रहते हैं। बाय बाय मनीष भाई, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू भाई, छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता हूँ मैं, पहुंच के मैसेज करता हूँ। 11 बजे की फ्लाइट है, 9:30 जा रहे हो? 9:30 कहाँ, 10 बज गए। हाँ चलो भाई बाय। एयरपोर्ट भी इनका तो नया सा लग रहा है यार, मस्त सा, रिसेंटली बना होगा। भीड़ है यार। इन्होंने भाई अभी ये पर्चा सा दिया, बोल रहे इस पे डिटेल्स लिख के अपनी कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वगैरह चिपका दो बैग पे। मिल गया भाई बोर्डिंग पास अपने को। यहाँ से पहले अपन जाएंगे कुतनू से लोमे जो कि टोगो की कैपिटल है, जिधर से अपन पहले आए भी थे बेनिन 1 हफ्ता पहले। फिर लोमे से अपन जाएंगे नियामे जो राइवल है, जो कि है निजेर की कैपिटल। एयरपोर्ट मस्त है यार। चलो यहाँ पे एक कैफे है लेफ्ट साइड में, आगे बोर्डिंग गेट है राइट में। 5 मिनट में हो गया काम मेरा सारा और बोर्डिंग पास मिल गए। अभी फ्लाइट उड़ने में 1 घंटा है, क्योंकि 5 मिनट में सारी चीज़ होगी जल्दी से। वो 2 इंडियन मिल गए थे, वो इथोपियन एयरलाइन में काम करते थे, तो उन्होंने बोल दिया स्काई वालों को कि भी जल्दी से स्काई पटवा दो। तो जल्दी से उन्होंने वो बैग टैग लगवाया और उसी टाइम बैग चेक इन। अब चलो चलते हैं। गलत जगह चला गया था भाई, वो सामने की तरफ है बोर्डिंग गेट, उधर तो ATM था, 1-2 एयरलाइन के ऑफिस थे, ये सब चीज़ें थी। हो गया भाई सिक्योरिटी इमिग्रेशन सब कुछ। चल के बैठते हैं और बताता हूँ एक्सपीरियंस। है तो इतना ही एरिया इनका एयरपोर्ट का। इधर एक कैफेस है और उधर गेट्स है। भाई लैंड बॉर्डर्स क्रॉस कर करके इतनी बुरी आदत लगी कि हैंड लगेज पे ध्यान ही नहीं देना कि भी उसमें क्या सामान रखे क्या नहीं रखा। तो मैंने ओडोमोस थी एक मेरी लंबी सी, वो इसमें रख रखी थी। स्वयं 100 ग्राम से ज़्यादा थी वो शायद। पीनट बटर भी था इसमें। अब पीनट बटर वैसे तो शायद सॉलिड में काउंट होता है, पर एनीवे तो सिक्योरिटी बेल्ट पे वो निकलवा लिया। कोई नहीं, चलो वैसे ही मेरा 2 चम्मच बच रहा था पीनट बटर। 2 चम्मच भी था, 1.5 चम्मच था, वैसे मैं फेंक नहीं सोच रहा था जल्दी से खा के। वो गया, कोई नहीं। इमिग्रेशन पे भी भाई हेल्पफुल थे लोग। उसी टाइम वीज़ा देखा मेरा, बेनिन का ही वीज़ा, निजर का वीज़ा देखा। अभी मेरे पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं चिपका। वाहिगुरु ट्रैवल्स ने मेरी परमिशन अरेंज कराई थी निजर में एंटर करने की। वो है मेरे पास एक कागज़ डॉक्यूमेंट है, उसका मैं प्रिंट आउट लेके आया हूँ। तो एयरलाइन के काउंटर पे ही मैंने वही दिखाया था कि वो बॉर्डर थे कि भी वीज़ा का है। मैं बोला वीज़ा मुझे वहीं मिलेगा एयरपोर्ट पे, इसके बेसिस पे। बोले चलो ठीक है। फिर इमिग्रेशन वाला भी हेल्पफुल था, ना पैसे मांगे भाई। इस एयरपोर्ट पे अभी तक किसी ने मेरे से पैसे नहीं मांगे, जो कि अच्छी बात है। आमतौर पे वेस्ट अफ्रीका मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मोस्टली हर एयरपोर्ट पे ही मांगे भाई, पर इधर नहीं मांगे यार, कमाल की बात है। हाँ, इससे पहले मेरी चॉकलेट वॉकलेट निकाल ली थी सिक्योरिटी पे लाइबेरिया में ऐसा हुआ था, पर इधर कुछ नहीं हुआ। एयरपोर्ट मेरे ख्याल नया बना हुआ है, बढ़िया है। और अब इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट का। 10:10 हो गई, 11 बजे का डिपार्चर है। अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बाहर बस जाएगी, बस में बैठ के बैठेंगे फ़्लाइट में। होगी शायद बोर्डिंग स्टार्ट। चलो इतनी सी दूर के लिए बस में क्यों चढ़ाया? 50 मीटर भी नहीं था। 19L मैंने भाई एग्जिट रो की सीट बुक कर ली थी। सोरती एग्जिट 19L। भाई बहुत आराम होता है जब एग्जिट रो की मिलती है ना मेरे को, सही में। नॉर्मल सीटों में तो बेनिफिट आते नहीं, और इतना दुखी होता हूँ ना मैं। मेरे को ट्रैवलिंग का सबसे मुश्किल पार्ट ये लगता है, प्लेनों में और बसों में बैठना। मतलब और ऐसी सीट पे बैठना जिसमें टांगे ना खुले, बिल्कुल ऐसे हो जाता हूँ मेंढक की तरह।
फ्लाइट उड़ते ही लैंड होगी भाई। हवा में तो मुश्किल से 15 से 16 मिनट लगाई होगी फ्लाइट ने। 11 बजे की फ़्लाइट थी और अभी बजे 11:27, लेकिन 11:27 बेनिन में बजे। टोगो का जो टाइम जोन है हालांकि बिल्कुल नज़दीक है, 1 घंटा, लेकिन पीछे इधर का टाइम जोन। तुम 11 बजे उठे, लेकिन यहाँ पे 10:30 से पहले भी हम लैंड हो गए टाइम जोन की डिफरेंस की वजह से। और क्योंकि इतना नज़दीक है, अपन बाय रोड आए थे लोमे से ही, टोगो की कैपिटल जिधर हमने लैंड करा है, इधर से हम कुतनू बेनिन बाय रोड गए थे हफ्ता 10 दिन पहले। तो आपने देखा था सफ़र की भी कितनी बढ़िया रोड थी, तो हम रोड से भी जा सकते थे। 3 घंटे का रास्ता था सिर्फ। और फ्लाइट भी सारी लोमे से चलती है ज़्यादा। लोमे से फ़्लाइट सस्ती है, इसलिए पहले बेनिन से हम इधर आए, लोमे टोगो, और इधर से अब अगली फ़्लाइट है, क्योंकि बेनिन में इतने कनेक्शंस नहीं है। और ना 11-12 हज़ार रुपये सस्ती पड़ रही थी फ़्लाइट यहाँ से, कि मैं 3 घंटे ट्रैवल करके इधर आ जाता। पर कुछ कारण थे जिन वजह से मैंने सोचा छोड़ो, वहीं से फ़्लाइट लेके आते हैं। एक कारण तो ये था कि इधर का वीज़ा मुझे दोबारा लेना पड़ता टोगो का, उसके ही पैसे लगते। दूसरी चीज़, यहाँ पे सड़क से भी आता तो गाड़ी के ही पैसे लगते। तीसरी चीज़, टोगो से एग्जिट करते टाइम आपने देखा था पुलिस वालों के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी, तो उसी बॉर्डर से मेरे को दोबारा गुजरना था। वहाँ पे क्या पता वो बदला लेने की कोशिश करते या कुछ भी करते, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। मैं सोचा 7-8 हज़ार तो वैसे भी लगेंगे, वीज़ा दोबारा लूँगा, बाय रोड जाऊँगा तो गाड़ी के पैसे, अगर रुकना पड़ गया 1 दिन पहले चला गया तो उसका खर्चा भी, तो वो बराबर ही पड़ने थे। फिर मैं सोचा फ़्लाइट से ही चलते हैं। तो कनेक्शन भी कुछ ऐसा है। अब यहाँ आके मेरा ले ओवर है 2-2.5 घंटे का। 2-2.5 घंटे बाद अगली फ़्लाइट है नीजेर की, नियामे की। आ गया भाई मैं लोमे एयरपोर्ट पे। इस पे लिख रखे सारे बोर्डिंग गेट्स, कितने फैमिलियर से नाम है ना। अब अपने को जाना है KP028 है शायद अपनी ये नियामे वाली। 1:30 बजे की फ़्लाइट है। गेट है अपना 9, गेट नंबर 9 है नीचे। अब अपन जाने लग रहे हैं नीचे। फ़िलहाल बज गई यहाँ के लोकल टाइम के 11। मैं आके बोर्डिंग गेट पे बैठ गया, थोड़ी देर सो लूँगा। 1:30 बजे की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से नियामे की। और ये जो फ़्लाइट है ना, मेरे को टोटल पड़ी थी 50,000 रुपये की, और वो भी सस्ती ढूंढने के बाद। आप लोग सोच रहे हो कि भाई बेनिन से मैं पहले टोगो आया, और टोगो से मैं जाऊँगा नीजर। और नीजर जो देश है वो कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड है और अपनी बॉर्डर शेयर करता है कई सारे देशों के साथ, 7 देशों के साथ, जिसमें से बेनिन के साथ भी काफ़ी लंबी बॉर्डर है। तो वही बात है, आप सोच रहे हो कि बाय लैंड क्यों नहीं गया। जा सकते थे बाय लैंड, लेकिन दरअसल क्या हुआ, पिछले साल 2023 में नीजर में तख्ता पलट यानी कि कू हो गया। वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसे ओवरथ्रो कर दिया गया। तो अभी वहाँ पे सेमी मिलिट्री गवर्नमेंट है मेरे ख्याल से। और इकोवास की जो भी कंट्रीज़ थी, इकोनॉमिक कमीशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है नीजर पे। और बेनिन और नीजर की जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी बंद कर दी है। तो मैं एज अ टूरिस्ट बॉर्डर क्रॉस करके नीजर नहीं जा सकता। हालांकि 1100 किलोमीटर का सफ़र था, काफ़ी लंबा सफ़र था, 2 दिन में कंप्लीट होता, 1 दिन रास्ते में कहीं रुकना पड़ता, अगले दिन पहुंचता। एक तो ये फैक्टर था, बहुत लंबा सफ़र था, पर मैं जाने को तैयार था। और मैंने पता भी करा काफ़ी जगह से, काफ़ी सोर्सेज से। कोई कह रहा था खुली है, कोई कह रहा था बंद है, क्योंकि नीजर लैंडलॉक्ड है। उसका जो भी सामान आता है वो आता है पोर्ट से। कुतनू यानी कि बेनिन का जो पोर्ट उसके नज़दीक पड़ता है थोड़ा, तो नीजर का काफ़ी सामान कुतनू पोर्ट से आता है और वो फिर नीजर जाता है। तो कुछ टाइम पहले तक तो उनके कंटेनर्स भी यहीं पे पड़े थे बेनिन के पोर्ट पे। पर अभी मेरे ख्याल से कमर्शियल सामान वगैरह जा रहे हैं, लोकल जा रहे हैं, पर टूरिस्ट जाना अलाउड नहीं है। मैंने जितनों से पूछा सबने यही कहा कि भी टूरिस्ट की एंट्री नहीं है। तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं सोचा भाई चलो क्यों फालतू में दुखी हुए, अपना फ़्लाइट पकड़ के चलो पहुंचते हैं। आप लोग हो सकता है यूँ भी सोच रहे हो भाई इतना क्या ज़रूरी था जाना, बाद में कभी चला जाता। तो यार मैं मोरक्को से शुरू करा था मैंने, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, फिर वेस्टर्न अफ्रीका, पूरा सारी कंट्रीज़ कर दी एक्सेप्ट बची है नीजर, बुर्किना फासो और नाइजीरिया। इन देशों के अलावा सब कर लिया मैंने वेस्ट अफ्रीका में। तो मैंने सोचा यार पूरा करके ही जाऊँगा। दोबारा दुनिया की इस कोने में पता नहीं कब आया जाएगा। और नीजर की फ़्लाइट कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड है। लोमे से मिलेगी या तो, या फिर बेनिन की बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ेगा, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बुर्किना फासो से मिलेगी। और इन कंट्रीज़ में इटसेल्फ पहुँचना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अब यहाँ पे आया हूँ तो नीजर भी करके जाते यार। ऊपर जाके सो गया था मैं थोड़ी देर, वापस नीचे आ गया। चलो भाई बस मैं आके बैठ गया भाई मैं अपनी सीट पे। पर अब की बार विंडो सीट है, लेकिन एग्जिट सीट नहीं है, तो जगह कम है। ये देखो, परेशान होना पड़ेगा। पता नहीं कितने 2-3 घंटे की फ़्लाइट होगी मेरे ख्याल से। इस एयरपोर्ट पे भाई सारी स्काई एयरलाइन की फ़्लाइट पड़ी है, सॉरी स्काई। आगे इनका बिज़नेस क्लास है, पर नाम का बिज़नेस है, बस सीट थोड़ी सी खुली है। और पीछे इन्होंने पुराने गद्दे डाल रखे सीट के पीछे।
मतलब ताकि किसी को दिखे ना, लेकिन गुजरते हुए आइल में से दिखता है सब। और भाई कई लोग आगे ना, मतलब उनकी सीट भी नहीं होती, फिर भी आगे खिड़की की तरफ बैठ जाएंगे। हर बार होता है, हर बार तो नहीं, बहुत बार होता है मेरे साथ ऐसे, पर मैं तो उठा देता हूँ कि खिड़की वाली सीट मेरी है, प्लीज़ आप आ जाओ इधर, क्योंकि यार वीडियो बनानी होती है, थोड़ी खिड़की से बढ़िया बन जाती है। और आमतौर पे मैं सीट खिड़की की ही प्रेफर करता हूँ, या फिर एक्स्ट्रा लेग रूम वाली। एक्स्ट्रा लेग रूम वाली इस फ्लाइट में बहुत महंगी थी तो मैंने ली नहीं। ये देखो जादू, एग्जिट रो की सीट्स खाली थी तो मैंने एयर होस्टेस को कहा कि मेरे को एक सीट पे बिठा दो। बोली हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ये आ गया खाना अपना। भाई साहब बाहर देखो कैसे मिट्टी की आंधी आने लग रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा रेगिस्तान के अलावा। ऊपर से भी मैं देख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था नीचे शहर, क्योंकि मिट्टी इतनी है यहाँ पे, इतना ज़्यादा रेगिस्तान है, कुछ दिखता ही नहीं है। भाई कमाल हो गया, बाहर कुछ भी नहीं दिखने लग रहा, मिट्टी की आंधी आई हुई है, पता नहीं क्या, सारा रेगिस्तान है, सिर्फ रेगिस्तान ही दिखने लग रहा था। ऊपर भी जब प्लेन था ना, नीचे कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरे को तो लग रहा था कि पता नहीं कब लैंड होंगे, और एकदम से पता चला धरती भी आ गई, बाहर आंधी आने लग रही, मिट्टी की, दूर दूर तक सिर्फ मिट्टी, रेगिस्तान, झाड़ियाँ दिख रही है। ये देखो भाई कुछ एयरपोर्ट का नज़ारा, नियामे एयरपोर्ट, वो देखो उधर सारा पीछे मिट्टी दिख रही है और कुछ दिख ही नहीं रहा। इधर प्लेन खड़े एक दो, WFP कौन सी एयरलाइन है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन एड। अच्छा ये तो एड आई हुई है UN से, उसका प्लेन है ये एयरपोर्ट भाई नियामे का। उतरते हैं खिड़की पे और आ गया था मैं वीडियो बनाने के लिए, मौज होगी अपनी आज तो फ्लाइट में। ये फ्लाइट जाएगी आगे माली, तो सभी लोग नहीं उतर रहे, जिन जिन लोगों को यहीं उतरना था नियामे वही उतर रहे बस। आगे भाई इन्होंने फार्म दिया था भरने के लिए और ये खुद ही भर दिया मेरा, तो उस आदमी ने पैसे भी नहीं मांगे, सही था। ये है भाई कुछ इनका बैगेज वाला एरिया, बैगेज बेल्ट। बैग मेरा वो पड़ा, मेरा ही रह रहा, सारे ले गए, बस खाली हो गया। मेरा पासपोर्ट हो गया भाई यहीं पे जमा। अभी आपको सारी स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ इमिग्रेशन पे, और सारी कहानी बाहर निकलता है एक बार चेकिंग के बाद। ये भाई निकल के एयरपोर्ट के बाहर लिखा हुआ है आई लव नियामे, और गर्मी है बहुत भयंकर गर्मी है। ये लगा ली कुर्सी और अब बैठते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों क्या सिचुएशन हुई इतनी देर में, क्या क्या हुआ एयरपोर्ट पे। ना मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाया, ना मैं बता पाया, कुछ सिचुएशन ही ऐसी थी। सबसे पहली बात तो एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था, और मैंने जाके रियलाइज़ करा कि इधर का भी जो एयरपोर्ट है वो टर्किश कंपनी सुम्मा, जिन्होंने सीरिया लियोन में भी एयरपोर्ट बनवाया था, उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट बनवा रखे हैं, क्योंकि जगह जगह उनकी एडवर्टीजमेंट हो रखी थी एयरपोर्ट पर, और कुछ लोग सुम्मा कंपनी के कपड़े पहन के भी घूम रहे थे। एनीवे फिर मैं गया इमिग्रेशन काउंटर पर। इमिग्रेशन काउंटर पर जाने के बाद मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया, वीज़ा की जगह मेरे पास परमिशन थी नीजर एंटर करने की, तो वो मैंने परमिशन दिखाई। मेरे को परमिशन भेज दी थी वाहिगुरु ट्रैवल्स ने। अब परमिशन दिए बाद मेरा पासपोर्ट होना था वहाँ पे जमा, मेरे को वीज़ा वहाँ नहीं लगना था। अब वीज़ा मेरा लगेगा बाद में, शायद एयरपोर्ट पे जाके लगे, पता नहीं क्या इनकी टूरिज्म मिनिस्ट्री में, कल वाली वीडियो में बता दूंगा। तो परमिशन दिखाई, मेरा पासपोर्ट उन्होंने स्टैंप करा, लेकिन पासपोर्ट अपने पास ही रख लिया क्योंकि मेरे पास फाइनल वीज़ा नहीं था। पासपोर्ट लेकिन जमा करने के बाद बाकायदा उन्होंने मेरे को एक रिसीट दी कि उनके पास मेरा पासपोर्ट है,
वो रिसीट और 2 फोटो लेके जाना है मेरे को, जिसके थ्रू मेरा वीज़ा लग जाएगा और पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। अब अच्छी चीज़ क्या थी कि इन्होंने मेरे को रिसीट दी। आइवरी कोस्ट में मेरा पासपोर्ट उन्होंने जमा करा था, लेकिन कोई भी रिसीट वगैरह कुछ नहीं दिया। यहाँ पे एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ था कि मेरा पासपोर्ट इनके पास है। और मेरे 2 पासपोर्ट जुड़े हुए हैं, मैंने स्टेपल कर रखे थे, क्योंकि पुराने पासपोर्ट में अभी भी वैलिड वीज़ा है, जैसे कि US का वीज़ा उसमें अभी वैलिड, पर मैंने वो अलग कर ली क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि बाई चांस पासपोर्ट खो गया तो दोनों ही पासपोर्ट खोएंगे, क्योंकि स्टेपल थे। तो मैंने पुराना एक्सपायर्ड पासपोर्ट रख लिया बैग में, नए वाला उनको दे दिया। इमिग्रेशन मेरा हो गया, पासपोर्ट उनके पास जमा है, रिसीट मेरे को मिल गई। फिर मैं निकलता हूँ एयरपोर्ट से बाहर। उसके बाद मैं अपना बैग लेता हूँ। बैग लेने के बाद आता है कस्टम्स का काउंटर। अब कस्टम्स वाले पे कोई भी टूरिस्ट नहीं था, और एयरपोर्ट पे मेरे को ऐसे लग रहा था भाई मैं इधर आया ही क्यों। देख के साफ पता लग रहा था मेरे अलावा कोई भी घूमने नहीं आया, सिर्फ वही फ्लाइट आई थी उस टाइम पे, और सारे लोग यहाँ पे रहने वाले, काम करने वाले थे या लोकल्स थे। और उसके बाद मैं कस्टम्स पे गया और कस्टम्स की बैगेज बेल्ट पे मेरा बैग डला। उसके बाद ये बोले कि चलो पर्सनल कमरे में तलाशी के लिए। तो मेरे को पर्सनल कमरे में ले गए वो तलाशी करने के लिए कि बैग में क्या क्या चीज़ें। उन्होंने पहले मेरे से पूछा क्या क्या बताओ, तो मैंने बता दी भाई कपड़े है, चप्पलें है, टॉयलेटरीज़ है, दवाइयाँ है और वे प्रोटीन है। बोले ठीक है अब खोल लो। खोल के उन्होंने देखा, दवाइयाँ देखी, दवाइयाँ थोड़ी सी थी पर्सनल यूज़ के लिए, इतनी दवाई थी। बोले कोई नहीं। वे प्रोटीन देखा, उनके समझ में नहीं आई ये क्या चीज़ है, पर फिर मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। फिर देखा कपड़े थे और कुछ सामान था ही नहीं। तो बोले कि भाई दवाइयाँ क्या है। मैं बोला यही थी दवाइयाँ। बोले नहीं नहीं और दवाइयाँ नहीं है। मैं बोला ना ना बस इतनी थी। बोले अच्छा अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं जाओ। वो फिर सामान मैंने करा पैक। उन्हें लगा पता नहीं कि मैं शायद स्मगल कर रहा हूँ ज़्यादा दवाइयाँ, क्या कारण था पता नहीं, या फिर उनके स्कैनर में इतना सारा पाउडर आया होगा वे प्रोटीन का, मैंने बड़ा पैकेट खरीदा था अभी। उसके बाद कस्टम से छूटने के बाद मैं गया बाहर, सिम कार्ड का काउंटर था। मैंने सोचा ऐसी रेट पता कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक कंपनी है उससे ई सिम खरीदा था नीजर का, लेकिन वो चल नहीं रहा। तो मैंने काउंटर पे जाके सिम कार्ड का रेट पूछा। इंग्लिश कोई भी नहीं बोल रहा था, फ्रेंच बोलते हैं। ये भी एक फ्रेंच कॉलोनी थी। शायद 3 अगस्त 1960 को नीजर को इंडिपेंडेंस मिली थी फ्रांस से। ये सब डिटेल्स देश के बारे में वो अपन अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बस मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ एक बार। अब बाहर में सिम कार्ड लेने गया ना, तो सिम कार्ड की कीमत थी 500 सेफा। करेंसी है इनकी सेफा या फिर XOF या फिर वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक कुछ भी कह लो। तो वो बोले या तो $1 दे दो सिम कार्ड का, या फिर 500 सेफा दे दो। हालांकि $1 में मेरे ख्याल 605 सेफा कुछ होते हैं। और मेरे पास लोकल करेंसी थी, क्योंकि ये जो करेंसी है XOF या फिर सेफा, ये 8 कंट्रीज़ में चलती है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़। और उन 8 की 8 कंट्रीज़ में से मैं 6 कंट्रीज़ में जा चुका, 7वीं है और 8वीं है अगली बुर्किना फासो। तो मेरे पास वो करेंसी ऑलरेडी थी, मैंने पहले ही एक्स्ट्रा रख रखी थी क्योंकि सब देशों में यूज़ हो रही थी। तो 500 का सिम कार्ड लिया, ऊपर से इंटरनेट का रिचार्ज था। उसमें अलग अलग पैक्स थे। जो सबसे बड़े वाला पैक था वो था 5 GB इंटरनेट 3000 सेफा का, तो मैंने 5 GB का वो भी ले लिया। तो 3500 का मेरे को सिम कार्ड पड़ा, जो कि इंडिया के 450 रुपये शायद, जिसमें मुझे 5 GB डाटा मिला, सिम कार्ड मिला, प्लस उसमें 4 GB बोनस डाटा ही मिला। तो 9 GB डाटा मिल गया 450 रुपये में। इसका मतलब काफ़ी सस्ता था। अब दोस्तों जब मैं बाहर निकलता हूँ ना एयरपोर्ट से, तो बाहर एकदम गर्मी का एहसास होता है कि भी असल में कितनी गर्मी है। और अंदर तो इसी तरह से पता नहीं चला। बाहर निकलती, क्योंकि मैं इकलौता टूरिस्ट था, मेरे अलावा कोई टूरिस्ट ही नहीं था और पूरा एयरपोर्ट खाली हो चुका था। मैं अकेला इंसान रह गया था पूरे एयरपोर्ट पे। 1-2 टैक्सी वाले बच्चे थे, वो सोच रहे थे कोई सवारी मिल जाए तो ठीक है। मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे सारे चिपट जाते, 1-2 टैक्सी वाले और टैक्सी वालों के दोस्त और साथ वाले जो भी एयरपोर्ट पे काम धंधा कर रहे थे, मतलब लोकल कुछ ना कुछ, कोई डॉलर चेंज कर रहा था, कोई सिम कार्ड बेच रहा था, इस तरह के लोग। अब मैंने गूगल मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड कर रखे थे। मेरे को यहाँ पे आना था सेंटर में, रॉन दे जस्टिस, ये जो गोल चक्कर है पास में इधर। तो यहाँ तक का सफ़र था 20 मिनट का, 17 किलोमीटर था शायद। तो एक्सपेक्टेड था भाई 3-4-5 हज़ार सेफा ले लेंगे। मेरे को बोले भाई सीधा 15,000 सेफा। 15,000 हुए इंडिया के 2100 रुपये। मतलब इस देश में नीजर, जो कि दुनिया की वन ऑफ द पूरेस्ट कंट्रीज़ में से एक है, वो मेरे से 2000 से भी ज़्यादा रुपये मांग रहे हैं 15-20 मिनट के सफ़र के। तो मेरे को पता था साफ साफ ये तो रिप ऑफ है, एक कोई भी मतलब नहीं है। मैंने मना कर दिया। फिर बोले 10,000, फिर भी मैं नहीं मानना। फिर मैं जाके अलग बैठ गया। मैंने सोचा कि भी पैदल चल लूँगा, 2.5 घंटे का पैदल का रास्ता दिखा रहा था। मेरे को गुस्सा इतना आ रहा था, मैं बोला कि भी कोई मतलब थोड़ी है, लूटने मचा रखी है, पैदल भी पहुँच जाऊँगा इतना वो है तो। पर फिर मैं बैठा, फिर मैंने फ़ोन करा इन्हें वाहिगुरु ट्रैवल्स में। फिर इन्होंने बात करी ड्राइवर से नेगोशिएशन के बाद। हालांकि रेट तो 2-3 हज़ार का ही है अगर एयरपोर्ट के बाहर से लो तो, पर वो बोले हमने एयरपोर्ट की पार्किंग का पास ले रखा है, ये है वो है। फिर टैक्सीज़ भी नहीं थी, आखिरी की 1 या 2 टैक्सी बची थी। तो उन्होंने 6,000 सेफा में बात फाइनल हुई। गाड़ी में बैठे, उसका दोस्त भी बैठे। फिर सारे सफ़र में आते गए, मैं सड़क की वीडियो बना रहा हूँ तो वो आपस में बात कर रहे हैं, देखिए फिल्मिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ।